नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें रासायनिक समीकरण से या रासायनिक अभिक्रिया से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कि कई क्वेश्चन तो ये आए हैं कि उसको संतुलित करवाना, या कई क्वेश्चन ये आए हैं कि इनका अवशेप क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा, अभिक्रिया के समय कौन सी ज्वाला देता है। तो रासायनिक समीकरण अपन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सारे समीकरण यहाँ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से देखो। रासायनिक अभिक्रियाओं का जो समीकरण होता है ना, उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं होती है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें अपन को दिखाई गई हैं। फिर बात आती है कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में रखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन की उपस्थिति है, मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये तो क्या होता है? अभिकारक है, और ये क्या होता है? उत्पाद होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन को दिया गया है। इसके बाद अपन देखते हैं, देखो अभिकारक जो होता है ना, अभिकारक बाईं तरफ होता है, उत्पाद होता है वो दाईं तरफ होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया, ये दोनों अगर अपन बात करें तो ये क्या है? अभिकारक है, अभिकारक है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये क्या है? उत्पाद है। क्या है दोस्तों? उत्पाद है। ठीक है, फिर बात आती है कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण में किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित रहता है। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। Zn H2SO4, Zn SO4 प्लस H2। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख रहे हैं अपन। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जैसे Fe है लोहा प्लस हाइड्रोजन, जल है H2O। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ देखो Fe के यहाँ एक अणु है, यहाँ तीन हो गए, तो ये क्या है? असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। जबकि अपन को क्या सीखना है? संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनता है। जैसे ये बॉक्स बना दिया अपन ने। ठीक है, ये सारे बॉक्स बन गए। अब बॉक्स क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों को अलग अलग देख लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन कि देखो यहाँ बताया गया है कि समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को सूची बनाते हैं। जैसे मान लो लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब का लिख लिया कि अभिकारक में ये कितने हैं और उत्पाद में ये कितने हैं। मैंने आपको उत्पाद और अभिकारक बताया था कि बाईं तरफ तो होता है अभिकारक और दाईं तरफ होता है उत्पाद। तो देखो यहाँ जो लोहा है उसका एक है, इधर तीन है, यहाँ हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक है और इधर ऑक्सीजन के चार हैं। तो इनको तीसरे चरण में अपन क्या करेंगे? देखो तीसरे चरण में करना होता है सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को पहले संतुलित करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को संतुलित करो पहले, क्योंकि सबसे अधिक परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन को पहले संतुलित करो। तो एलएचएस में अगर एक है, आरएचएस में चार है, तो एलएचएस में ऑक्सीजन को चार से गुणा करेंगे। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि यहाँ ऑक्सीजन H2O था, इसको चार से गुणा कर दिया। अब हमें ये मतलब नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन भी चार से गुणा हो गया। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन को करना था, तो कर दिया अपन ने। ठीक है, अब एलएचएस में H भी आठ हो गए और आरएचएस में चार से गुणा करना। अब इधर हाइड्रोजन इधर आठ हो गए, इधर कितने? इधर भी आठ हो गए, क्योंकि अपन ने इधर भी किससे गुणा कर दिया? चार से गुणा कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो अब दाईं तरफ तीन है Fe, यानी लोहा दाईं तरफ तीन है, अतः एल एच एस में Fe से तीन से गुणा करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में कितना करेंगे? तीन से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो अब यहाँ जाके ये संतुलित समीकरण हो गया। 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। देखो आठ, यहाँ हाइड्रोजन आठ है तो यहाँ हाइड्रोजन आठ है। ऑक्सीजन चार है क्योंकि चार से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन यहाँ चार है। फेरस यानी लोहा तीन है तो यहाँ लोहा तीन है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें अपन को प्रॉपर। भौतिक अवस्था के संकेत देखो, ठोस, द्रव और गैस। अब इनके बताना भी है ना कि ये जो बना है, जो उत्पाद वगैरह जो बने हैं वो ठोस हैं, द्रव है या गैस है, तो ये चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें बताने के लिए देखो क्या करेंगे, जो Fe है ये ठोस है, यहाँ H2 है क्या है? गैस में है। Fe3O4 क्या है?
सॉलिड है यानी ठोस है, और H2 क्या है, गैस है। यहाँ जल भाप के रूप में है, अतः H2O के साथ G लिखा गया है। G क्यों लिखा गया है? आप सोचो कि गैस में, जल गैस में कैसे, जल गैस में भाप के रूप में यूज लिया गया है, इसलिए इसको इसके रूप में लिखा गया है। ठीक है। अभिक्रिया देखो H2 प्लस Cl2 यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। संतुलित समीकरण होता है H2 प्लस Cl2 तो 2HCl, इसका ये संतुलित समीकरण है। ठीक है दोस्तों, इन चीज समीकरणों को सिर्फ याद करना है सीधा ही, भाई इसका जो संतुलित समीकरण क्या है। ठीक है। फिर बात आती है अभिक्रिया BaCl, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है। फिर यहाँ आता है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र आपको यह ध्यान रखना है, Al2SO4 का थ्राइस होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। ठीक है। फिर यहाँ बेरिलियम सल्फेट बन गया और ये AlCl3 बन गया। ठीक है दोस्तों, इसका अगर संतुलित समीकरण की बात करें तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस हो गया, 3BaSO4 प्लस 2AlCl। ठीक है, ये बन गया अपने पास। इसके बाद की अगर बात करें अपन, इसके अभिक्रिया है, ये दे रखा है, देखो अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया Na प्लस H2O तो NaOH प्लस H2, इसका संतुलित समीकरण 2Na प्लस 2H2O डैश 2NaOH प्लस H2। ठीक है। चौथे में BaCl प्लस Na2SO4 NaCl प्लस BaSO4, BaCl2 प्लस Na2SO4 डैश 2NaCl प्लस BaSO4। पांचवी समीकरण अभिक्रिया क्या क्या है, NaOH प्लस HCl डैश NaCl प्लस H2। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये अपन ने देख लिया यहाँ से। ये फिर बात आती है नेक्स्ट समीकरण क्या है। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण वही है, ये 7 समीकरण हो गए। इसके बाद का समीकरण की बात करें अपन 6 नंबर का, तो देखो NaCl प्लस AgNO3 तो AgCl प्लस NaNO3 हो गया। उपरोक्त समीकरण पहले से ही संतुलित है, क्योंकि इनके देखो ये लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है दोस्तों, NaCl AgNO3 AgCl NaNO3 हो गया। उपरोक्त समीकरण पहले से ही संतुलित है। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl हो गया। संतुलित समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl हो गया। ठीक है। Ca/OH का ट्वाइस प्लस CO2 डैश टू CaCO3 प्लस H2। उपरोक्त समीकरण पहले से ही संतुलित है, ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसलिए इसमें वो नहीं किया। Zn प्लस AgNO3 तो ZnNa3 प्लस Ag हो गया। संतुलित समीकरण Zn प्लस 2AgNO3 डैश टू ZnNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag। ठीक है। Al प्लस Cl2 तो AlCl3 प्लस Cu। संतुलित समीकरण है 2ACl प्लस 3CuCl2 2ACl3 प्लस 3Cu। इसके बाद यदि समीकरण की बात करें अपन, तो देखो ये आ गया अपने पास समीकरण, देखो BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस KCl, ये संतुलित समीकरण BaCl2 प्लस K2SO4 डैश टू BaSO4 प्लस 2KCl KBr प्लस BaI2 Ki प्लस Br2। संतुलित समीकरण 2KBr प्लस BaI2 2Ki Br2। जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना है इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उपरोक्त समीकरण पहले से ही संतुलित था ये, तो ये हो गया H2Cl2 तो HCl हो गया। संतुलित समीकरण क्या है, H2Cl2 टेंस टू 2HCl। ठीक है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड MgCl2 प्लस H2। संतुलित Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 8वां है क्या, अब देखो यहाँ से ये प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होता है कि उत्पादों के आधार पर अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी हैं और उत्पादों के आधार पर अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है। एक होती है संयोजन अभिक्रिया,
एक वियोजन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया, एक द्विस्थापन अभिक्रिया और एक रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, किसके आधार पर है? उत्पादों के आधार पर, उत्पादों के आधार पर बताया गया। फिर बात आती है ऊष्मा के आधार पर। ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। ठीक है, फिर बात आती है, अपन पढ़ते हैं भाई साहब, संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी दो उत्पाद, दो अभिकारक मिल जाते हैं, उसके बाद उत्पाद एक ही बनता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ घुलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस ऊष्मा निकलेगी। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा? CO2। फिर 2H2 है, यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा तो जल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई? संयोजन। यानी इधर क्या है? दो अभिकारक है और इधर उत्पाद क्या है? एक है, तो उससे क्या हो गया? ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, 8 हो गया। फिर ये 9वां देखते हैं। देखो, फिर आती है वियोजन अभिक्रिया। कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है? कि कोई, देखो अभिकारक क्या होगा? एक होगा, और ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे 2FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, ये टूटकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। किस में टूटता है? सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक, Fe2O3, Fe2O3, SO3 और SO2, इसमें टूटता है। ठीक है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, ऊष्मा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस किस में टूटेगा? ऊष्मा, इसे गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ठीक है, फिर 2PbNO3 का होल ट्वाइस है ऊष्मा, तो 2Pb बनेगा। फिर बात आती है 2AgCl, तो सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बता रहा है। फिर बात आती है, देखो नोट, अन्य नाम, इसका नोट, अन्य नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। इन सभी के क्रिया में एकल अभिकारक के अधिक उत्पाद होते हैं, 9वें 10। फिर बात आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करें अपन, तो विस्थापन अभिक्रिया, एक तत्व दूसरे तत्व को विलय से हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक तत्व दूसरे तत्व को विलयन में से हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आएगा Fe प्लस CuSO4। यानी फेरस जो होता है, आयरन जो होता है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डुबो जाएगा तो फेरस सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर बनेगा। ठीक है, कॉपर को अलग कर विस्थापित कर देगा, यानी विस्थापित अभिक्रिया। यानी यहाँ देखो क्या लिखा है, Fe ने CuSO4 में से कॉपर को निकाल दिया। क्या कर दिया? Fe ने आयरन ने CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ देखो ZnCuSO4, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ अलग हो गया। ठीक है, क्यों? मेन बात तो देखो यहाँ इसलिए हो रहा है कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उससे ज़्यादा क्रियाशील है जिंक, इसलिए इस अभिक्रिया में जिंक ने कॉपर सल्फेट में कॉपर को निकाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ Pb प्लस Cl2, तो PbCl2 प्लस Cu, Pb ने कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को निकाल दिया। ठीक है, नोट, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है। कहना क्या चाहता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, इसी वजह से। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जिस अभिक्रिया में आयन एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2, तो देखो BaSO4 बन गया और 2NaCl बन गया। ठीक है, तो यानी आपस में इंटरचेंज हो गए, यानी सोडियम किसके साथ जुड़ गया? क्लोरीन के साथ जुड़ गया, और जो बेरिलियम था वो किसके? सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इस अभिक्रिया में सोडियम एवं बेरिलियम के आयनों का आदान प्रदान कर लिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये द्विस्थापन अभिक्रिया हो गई। और फिर यहाँ बात आती है, जल में अविलय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। जैसे PbNO3 प्लस 2Ki है, तो KNO3 प्लस PbI2, यहाँ आदान प्रदान Pb K के साथ हुआ है, Kb Pb के साथ हुआ।
ठीक है। फिर बात आती है कि अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन, अपचयन का मतलब क्या होता है? हटता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है। एग्जाम्पल देखो, ये जुड़ता है दोस्तों, तो देखो कॉपर ऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो कॉपर को अलग करके जल बना दिया है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाया, अतः कॉपर का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? कॉपर जो है ना उसका अपचयन हुआ है। यानी कॉपर, अगर ऑक्सीजन किसी से हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है, ये कहलाता है अपचयन कहलाता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे कॉपर ऑक्सीजन है तो ये जुड़ गया यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुटा है तो कॉपर ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया। 13वें में क्या हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें अपन तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक का अपचयन एवं दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O अपचयन कॉपर का, अपचयन ऑक्सीकरण H2 का, ZnO प्लस C तो Zn प्लस Cu। ठीक है, यहाँ हो गया। Zn का क्या हुआ है? Zn का अपचयन एवं कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4HCl, MgCl प्लस H2 प्लस Cl2, Mn का अपचयन Cl2 का ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना एवं हाइड्रोजन का हटना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अपचयन क्या होता है? अपचयन हाइड्रोजन का जुड़ना एवं ऑक्सीजन का हटना हो गया अपचयन। 13, 14 हो गया। फिर यहाँ देखो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल ये हो गया C6H12 6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा, CH4 प्लस 2O2 तो CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ठीक है, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर बात आती है संसारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल तथा आर्द्रता नमी के संपर्क में आती है तो संसारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोहे पर जंग लगना यानी बुरी परत चढ़ जाती है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता भी ये है दोस्तों कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखी जाती है तो गंध एवं स्वाद बदल जाता है, विकृत गंधिता कहलाती है। उपचयित ऑक्सीकृत होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधिता हो जाती है। उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। उपचयन से बचने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज अपन ने अभिक्रियाओं के बारे में सीखा है जो आरआरबी ग्रेड में प्रत्येक एग्जाम में ये कम से भी कम प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाना और गॉड ब्लेस यू, अच्छा पेपर करके आओ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।